To give an edge to your preparation by consolidating your current affairs, join our Mission UPSC 2022 course. In this course, aspirants will get subject-wise weekly current affairs with each class covering all major newspapers and magazines. Plus, students will get practice questions for prelims as well as mains. The subjects are segregated to give structure to your preparation. So on Mondays, you'll be getting science and technology related current affairs. On Tuesdays, you'll be getting economy related current affairs. On Wednesday, you'll get international relations and security. Thursday would be geography and environment. Friday would be polity and governance. And on Saturdays, you'll be getting social issues related current affairs. This course also includes subject-specific consolidated PDFs with every lecture. Also, you'll be getting full-length fortnightly test series for prelims as well as mains. The mains test series also includes regular answer evaluation by expert faculty. You'll also be getting regularly weekly live mentorship sessions in which you'll interact with our expert faculty. Give an edge to your preparation by joining this course. Hello everyone, welcome to CBL. Before starting the session, मेरी आवाज़ को प्लीज़ थोड़ा माइंड मत करिएगा. आई एम हैविंग अ बिट ऑफ फीवर एंड कोल्ड एंड सो लेट्स स्टार्ट द सेशन. आप ये कोड देख ही रहे हैं. सो ऑफन द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज बिलीफ. बिलीफ लीड्स टू एक्शन एंड एग्जीक्यूशन. सो जितने भी हम एस्पिरेंट्स हैं, हम जो तैयारी कर रहे हैं, एक हमारा एक ड्रीम है. और वो ड्रीम हमारा कैसे बना? बिकॉज वी बिलीव इन समथिंग. वी बिलीव दैट वी कैन क्रैक दिस एग्जाम. और उसी बिलीफ से वी आर कन्वर्टिंग दैट बिलीफ इनटू एक्शन. एक्शन हमारे क्या है? डेली के न्यूज़पेपर पढ़ना, डेली अपने जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं उसको बहुत अच्छे से कवर करते हुए चलना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ में साथ देखते हुए चलना. ठीक है? एंड प्रैक्टिस, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस एंड रेपिटिशन. ठीक है? ये जब आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करोगे, आप बहुत ज़्यादा करीब आने लगोगे चीज़ों को अचीव करने के लिए. ठीक है? तो सक्सेस एंड फेलियर के बीच में जो बेसिक डिफरेंस यहाँ बता रहे हो वो है बिलीफ. राइट? सो जब आप बिलीव करना छोड़ दोगे, आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे. राइट? तो कैसा भी सर्कमस्टांसेस हो, कितने भी फेलियर्स आपको मिल चुके हों, डोंट स्टॉप बिलीविंग. ठीक है? और लाइफ में फेलियर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है. आइदर यू सक्सीड और यू गेन एक्सपीरियंस. और वो एक्सपीरियंस आपको आगे और चीज़ों को अचीव करने में और फ़ायदा देता है. ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं इसी अच्छे कोटेशन के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ. इस बार का हमारा ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट का वीकली करंट अफेयर्स. ठीक है? थोड़ा मैंने डिज़ाइन भी चेंज किया है, काफ़ी बोरिंग हो रहा था, साल भर से हम वही देख रहे थे. ओके, आई होप आपको भी ठीक लग रहा होगा. सो इस बार के क्या क्या टॉपिक्स हैं? मेंस एनालिसिस में हम बात करेंगे इंडिया के एमिशंस के ऊपर. इस बार जो COP26 जो लगातार चल रहा है और जो भी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, इंडिया के जो वेरियस हमने टारगेट फिक्स किए थे क्या, और वहाँ पे जो कुछ डिबेट्स भी हुए थे कि क्या इंडिया को कोल डिपेंडेंसी अपनी ख़त्म करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन पूरी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और आगे क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए इस चीज़ की हम इसमें बात करेंगे. फिर प्रीलिम्स फैक्ट्स कुछ देखेंगे जिसमें हमारा सबसे पहला है लियोनिडस मेटेओर शार. डे लाइट सेविंग टाइम का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे. पाके टाइगर रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 UPSC ये क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ था. देन हजारास के बारे में हम देखेंगे कि कौन है ये हजारास, एंड यमुना रिवर के ऊपर बात करेंगे. ठीक है? देन विल डू सम MCQ प्रैक्टिस. कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने, उसको हम सॉल्व करेंगे. और एक मेंस का क्वेश्चन रिवर कंजर्वेशन के ऊपर है. हर साल रिवर पे क्वेश्चन आपके पास आएंगे ही आएंगे. ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं मेंस एनालिसिस से. सो इंडिया एंड कार्बन एमिशन. ऑलराइट, आपको पता है कि रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है, 26 मीटिंग हुई है ग्लासगो में. उसमें एक कमिटमेंट इंडिया ने बोला कि बाय 2070, by the year 2070, the government of India has made a commitment by 2070 we will achieve the net zero target.
ठीक है। नेट जीरो का कॉन्सेप्ट आपको पता ही है कि जितना हम अगर एमिट कर रहे हैं उतना हम कंजर्व कर लेंगे उसको, ठीक है। सो द अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर हम बढ़ने नहीं देंगे, ठीक है। जैसे आप इमेज में देख रहे हो कि अर्थ का टेम्परेचर शूटिंग अप, ये हम बहुत सारी वेरियस रिपोर्ट से भी हमने देखा है, आईपीसीसी की रिपोर्ट हो गई, और उससे होने वाले वेरियस जो नेगेटिव चीज़ें जो हो सकती है, या बीट फ्लड, बीट लेट्स से ड्रॉट इन वेरियस एरियाज, बहुत अलग अलग उन्होंने ऑप्शंस दिए कि ये वो चीज़ें हो सकती हैं अगर अर्थ का टेम्परेचर 0.5 डिग्री या 1.5 डिग्री से ऊपर बढ़ गया तो, ठीक है। बट इन सब चीज़ों के साथ ही साथ एक डिबेट था कि क्या इंडिया को कोल डिपेंडेंट रहना चाहिए या हट जाना चाहिए, ठीक है। सो अगर मैं एक बात बताऊं कि अगर ओवरऑल एमिशन की हम बात करें, सो इंडिया हियर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर देन 4.37%। अगर क्यूमुलेटिव एमिशन देखें प्री इंडस्ट्रियल एरिया के टाइम से, एरा के टाइम से अगर हम देखें जो ओवरऑल एमिशन हुआ है इंडिया का, अगर जो परसेंटेज है जो इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है, सो दैट वुड बी अराउंड 4.37%, जो कि बहुत कम है। इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम यूएसए, चाइना और रशिया, इंडिया का काफ़ी कम है, ठीक है। सो इंडिया को कोल डिपेंडेंसी छोड़नी चाहिए, जो अदर नेशन है उनको ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए, दिस इज द क्वेश्चन हियर। उनको आगे आके मदद करनी चाहिए कि आप ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करो, हम आपके यहाँ सोलर प्लांट लगा देते हैं, ये करना चाहिए कि उनको बोला चाहिए कि नहीं इंडिया हम कुछ नहीं करेंगे, आप तो कोल डिपेंडेंसी छोड़ो, खुद से बनाओ सोलर एनर्जी, ठीक है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं है, क्लियर। सो क्या इंडिया हायर कार्बन एमिशंस कर रही है? सो इसके बारे में जैसे हमने देखा कि हमने नंबर भी देख लिया कि नहीं, ठीक है। सो अब इससे क्या होगा, इससे हो रहा है इनजस्टिस। तो कौन से टाइप की इनजस्टिस हो रही है? पहला इनजस्टिस हो रहा है डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज ने क्या किया कि उनका जो टाइम था, ठीक है, सो डेवलप्ड कंट्रीज का जो टाइम था, उन्होंने, ब्रिटेन ने 1850s में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ले आया। उन्होंने उस टाइम खूब कोयला यूज किया, खूब बर्न किया, चीज़ों को पोल्यूट किया, एंड दे बिकम डेवलप्ड। देन कम्स द यूएसए, जापान, चाइना, सब ने किया। अब जब इंडिया उस फेज में आ रहा है तो आप बोल रहे हो कि आप कोल मत यूज करो, सो ऐसे कैसे काम चलेगा? आपने तो अपने वक्त में ग्लोबल कार्बन बजट को बढ़ा दिया, अब आप बोल रहे हो कि इंडिया मत यूज करे, तो एक ये इनजस्टिस हो रहा है। सेकेंडली, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया अकेले नेट जीरो नहीं ला सकता है, एक क्यूमुलेटिव एफर्ट। अगर इंडिया चलो कर रहा है कि इंडिया अपने काम कर रहा है कि नहीं हो, ठीक है मैं रोकूंगा, बट वहां यूएस बढ़ाया जा रहा है, वो अभी भी एमिट कर रहा है, तो यूएस का एक छोटा सा एमिशन इंडिया से काफी ज्यादा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो एक क्यूमुलेटिव एफर्ट चाहिए जो कि नहीं हो रहा है प्रेजेंटली, राइट। सो अगर इंडिया का मैं क्यूमुलेटिव या पर कैपिटा एमिशन देखूं, so it is significantly lower than the other developed nations, clear। तो significantly less एमिशन हम कर रहे हैं, और फिर भी हमें बोला जा रहा है, तो एक ये इनजस्टिस हो रही है। थर्डली, एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो ग्लोबल साउथ है, जैसे इंडिया, मैंने आपको बताया भी होगा कि अगर हमें लाइन ड्रॉ करें तो जो भी पुअर और डेवलपिंग नेशन है वो इस लाइन के साउथ में आते हैं, तो इसको ग्लोबल साउथ बोल देते हैं। और इस लाइन की ऊपर साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी कंट्रीज है दे आर डेवलप्ड। आप देखोगे कॉमन लैटिट्यूड भी है जो नॉर्थ अमेरिका से पास होते हुए यूरोप, जापान से पास होता है, ये मैंने कराया भी है आपको बहुत अच्छे से। तो जो ग्लोबल साउथ है उसमें पुअर कंट्रीज ज़्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इन पुअर कंट्रीज पे ज़्यादा इफेक्ट दे रहा है। रीज़न, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये कॉमन फीचर है जो भी आपके गरीब देश, इनका कॉमन फीचर मिल जाएगा आपको, अफ्रीकन नेशंस देख लो, इंडिया देख लो, तो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ट्रॉपिकल टेम्परेचर, तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर है। और आप फिर इनको डेवलप, कोल जलाने से भी रोक रहे हो, तो भाई ये डेवलप कैसे करेंगे? तो ये कुछ इनजस्टिस इसमें आ रहा था, ऑलराइट। सो अब बात यहाँ पे आती है क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट की।
ठीक है। इंडिया नीड्स टू डेवलप, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इंडिया नीड्स टू डेवलप एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्स एनर्जी। तो अभी हमारे पास जो एकमात्र सोर्स है दैट इज कोल। अराउंड 60% वी आर डिपेंडेंट ऑन द थर्मल एनर्जी। ठीक। सो कोल को ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही दिन में बंद कर देंगे, हमारे पास इतना अभी टेक्नोलॉजी और वो सारी चीजें आई नहीं है कि हम सोलर एनर्जी या हाइड्रो एनर्जी का यूज कर लें। सो वी रिक्वायर एनर्जी, वी विल। तो इंडिया इसमें क्या कर सकती है, हम फेज आउट करेंगे, बट वंस वी आर इन अ पोजिशन कि हम फेज आउट कर सकें, अभी कर देंगे डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। एक मिडिल इनकम ट्रैप जो था ना, आप सबने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के सेंस में यहाँ पे हो जाएगा। आधी जगह बिल्डिंगें बनी है, आधी जगह रुकी हुई हैं, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन और अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, अभी भी इंडिया में केवल अराउंड 31% लोग अर्बन एरिया में रह रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज, अभी लगभग 70% ये बढ़ना है। ठीक है। सो जो भी क्वालिटी ऑफ लिविंग है, जो अर्बन एरिया में जो लोग ज़्यादा रह रहे हैं वो ज़्यादा एमिट करते हैं। हमारे यहाँ एसी चलती है, फ्रिज चलता है, फैन चलता है, तो इट ऑल हैव अ ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और जैसे जैसे अगर डेवलप होंगी, जैसे आपका कुछ रोड कंस्ट्रक्शन बनना है, अभी जैसे एमपी में नया स्टेशन बना, तो उसके लिए सीमेंट और इन चीज़ों में एनर्जी लगती है, कोयला चाहिए, इससे कार्बन एमिशंस होंगे। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि चीज़ों को करें बट एक सस्टेनेबल वे में करें। क्लियर। सो ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन थी। अब देखो, इंडिया एक तरफ तो एनर्जी और डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो उसमें कोल से ये धुआं निकल रहा है, बट कहीं ना कहीं हमें कुछ करना भी पड़ेगा ना, जिससे ये धुआं वापस कैप्चर भी हो। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारा फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, हमारा जैसे हमने रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट किया था कि 50, अब तो उसको 500 गीगावाट हमने कर दिया बाई 2030। COP 21 पेरिस में जो हमने किया था 175 गीगावाट, उसको हमने 500 कर दिया है, राइट। 2070 तक हम नेट जीरो का एमिशन किए। तो ये हमारे कुछ अच्छे कदम है जिसको हम उठाना चाह रहे हैं, बट ये चीज़ कब फुलफिल होगी, जब हम एक लेवल पे तो आ जाएंगे ना, पोजीशन पे, कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट था। सो वे फॉरवर्ड, जैसे हम, ये है इंडिया, ये है यूएस, ये है लेट्स से रशिया, दिस इज चाइना, तो हमारा तो एमिशन ज़्यादा है नहीं, बट बाकी देशों ने तो अपना यहाँ पे कोटा पूरा कर लिया, हमारा भी तो ये ना कोटा बचा हुआ है, हमें भी तो यहाँ तक आ जाने दो। बट बाकी देश ऐसा होने नहीं देंगे, वो बोलेंगे नहीं, अब कोटा तो यहाँ तक रह गया, आप बस इतना एमिट कर सकते हो। इसके लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब चीज़ लानी पड़ेगी। सो वे फॉरवर्ड इसमें यही है कि सारी कंट्री, इसमें अकेले इंडिया कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आपको नेट जीरो करना है, तो अगर इंडिया एमिट कम कर रहा है, तो बाहर अदर देश भी जो है, डेवलप्ड नेशन है, वो उसकी हेल्प करें। ठीक है। तो एक ग्लोबल प्रोग्रेसिव एजेंडा चाहिए हमें, कॉन्शियस डिसीजन लेना है, साथ में सबको बैठना है और उनको इन चीज़ों को समझना है कि आप आइए हमारे इन्वेस्ट करो। जैसे अब मैंने कार्बन ट्रेडिंग, आप सबने वर्ड सुना होगा, कार्बन ऑफसेट करना। यूएसए ने इंडिया में आके एक सोलर एनर्जी प्लांट बना दे जो कि 200 टन कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर लेगा, और यूएस थोड़ा सा फिर अपने यहाँ जाके एमिट कर सकता है। ठीक है। तो इस टाइप की टेक्नोलॉजी आप लेके आओ, तब हम इस पे आपकी बात मानेंगे। अगर आप नहीं ला रहे हो, तो हमारे पे कुछ और चारा नहीं बचता है, हमें कोल तो बंद करना पड़ेगा। हम साथ ही साथ इन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि टेक्नोलॉजी भी आए, बट कोल तो बंद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हम कोल ना बंद करें और इन चीज़ों पे फोकस करें, तो आप आइए, हमको हेल्प करिए, फंड अस, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करिए, वी विल डू इट। सो इसमें सबको साथ में काम करना पड़ेगा। तो ये पूरा क्रक्स यही था कि इंडिया नीड्स टू डेवलप एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्स एनर्जी। इस टाइप की लाइन आप अपने आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट वन इज प्रिलिम्स के फैक्ट्स देखते हैं। तो लियोनिड्स मेटेओर शावर, तो ये अगर आप ये इमेज देख रहे हो, जैसे स्काई यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इस टाइप से कुछ स्ट्रीक सी बनी हुई है, इसको मेटेओर शावर बोलते हैं। आपने सुना होगा ना टूटता तारा, ये कुछ ऐसा दिखता है, आप लोग को दिखा होगा, मूवीज में भी दिख रहा होगा। अभी तो बहुत सारे हैं, लग रहा है कि अर्थ
पे कुछ बाहर से एलियन अटैक कर रहे हैं, तो इसी को मेटियोर शावर बोलते हैं। सो बेसिकली ये हर साल होता है, आपको मान के चलो, ये लियोनिड्स मेटियोर शावर। और इसका नाम कैसे पड़ा? बेसिकली कॉन्स्टलेशन है लियो। ओके, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है। रॉक्स रहते हैं, रॉक डेब्रीज रहती हैं, जो कि जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं ये जलने लगती हैं, और इनके पीछे एक लाइट का ऐसे स्ट्रिक बन जाता है। ये देख रहे हो, लगता है टूटता तारा ऐसे गिर रहा है। ऑलराइट, तो जैसे ही अर्थ पे गिरता है, ये जो मेटियोरॉइड है, रॉइड, ये जैसे ही जलने लगता है इसको हम बोलते हैं मेटियोर, और जैसे ही अर्थ पे गिर जाता है इसको हम बोलते हैं मेटियोराइट। ठीक, तो ये चीज़ है, इसमें ज़्यादा आपको वो सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें काम की चीज़ है ये कि कॉमेट, एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड, मेटियोर एंड मेटेरॉइड, इसमें फ़र्क क्या होता है? तो जो कॉमेट होता है बेसिकली एक आइस एंड रॉक का बड़ा सा चंक होता है, और जो कि आउटर सोलर सिस्टम से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, फिर एस्ट्रॉइड आता है, ये आपका मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में मिलता है। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर्स ऑर्बिट। ऑलराइट, देन कम्स मेटियोराइट, मेटियोरॉइड, ID होता है यहाँ पे, एक बड़ा सा रॉक रहता है। ठीक है, और जैसे ही ये अर्थ पे स्ट्राइक करता है, इट देन बिकम अ मीटियोराइट। जैसे ही जलने लगे ये मीटियोर बन जाएगा, जैसे ही नीचे गिर जाएगा अर्थ के सरफेस पे, मीटियोराइट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ है, लगभग सब पत्थर ही हैं, अलग अलग जगह इनका ओरिजिन, इसलिए नाम हो जाता है अलग। क्लियर? सो बेसिकली जो मेटियोर शावर होता है वो हर 33 साल में मेटियोर स्टॉर्म में बदल जाता है, और ज़्यादा खूब सारे मेटियोरॉइड्स वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक फिनोमेना हो रहा था। तो जो लास्ट मेटियोरिट शावर था, लियोनाइट शावर, 2002 में था। तो वैसे ही कुछ चांसेस बन रहे थे, इसलिए इससे न्यूज़ में था। तो आपको ये बेसिक डिफरेंसेस पता होने चाहिए इसके बारे में, रेस्ट आपको नोट्स में मिल जाएगा, थोड़ी बहुत फैक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज द डे लाइट सेविंग टाइम। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे इसमें कुछ होता नहीं, बस घड़ी को 1 घंटा आगे कर देते हैं। कब? ड्यूरिंग द समर, जैसे ही समर स्टार्ट होता है आप क्या करते हो, +1 आवर से घड़ी को अपना आगे कर देते हैं। और ये कहाँ पे होता है? ये ऐसे कंट्रीज में होता है जहाँ पे ठंड आते आते, जहाँ पे ठंड में ज़्यादा डे लाइट नहीं रहती है, सनराइज ज़्यादा नहीं रहती, बहुत छोटे टाइम के 3 या 4 घंटे के लिए सनराइज हैं, और फिर आपका अंधेरा हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि समर के टाइम में जो एक्स्ट्रा सनलाइट मिल रही है उसका सही यूटिलाइजेशन कर ले। तो होता क्या है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे जैसे मार्च आता है, मार्च में लेट्स से 5 PM पे एक्चुअल सनराइज हो रहा है, एक्चुअल। ठीक है, ये एक्चुअल बता रहा हूँ। सनराइज 5 PM पे हो रहा है, और सनसेट हो रहा है लेट्स से 7 PM पे। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, अपनी घड़ी 1 घंटे आगे बढ़ा देंगे। तो उनकी घड़ी में वक्त हो रहा होगा 6 बजे। ठीक है, 6 बजे सनराइज होगा उनके यहाँ, भले ही वो 5 बजे हो गया हो, लेकिन उनके लिए वो 6 बज रहा होगा। ठीक है, क्योंकि उन्हें 1 घंटा आगे कर दे तो वो जल्दी उड़ आएंगे। उनको लग रहा होगा कि हम 6 बजे उठे हैं, बट वो एक्चुअली 5 बजे उठे हैं, और वो 1 घंटा आगे इधर भी, तो 8 बजे तक ये काम कर रहे होंगे। 6 से 5 से 7 जो उनका टाइम था सनलाइट का, अब वो बढ़ गया है 6 से 8 तक। ठीक है, तो सुबह जल्दी से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, और रात में थोड़ा देर तक भी करेंगे, तो इन पे थोड़े एक्स्ट्रा आवर्स मिल जाते हैं। और इनका एम ये भी रहता है, बेसिकली ठंडी जगहों में ये भी था कि जितना वो घर में रहेंगे, ट्रॉपिकल एरियाज, अगर जैसे इंडिया या श्रीलंका की बात करें, यहाँ पे गर्मी रहती है, लोग घर में रहना पसंद करते हैं। घर में रहोगे तो लाइट जलाओगे, फैन AC चलेगा। सो इनका था कि भाई अब घर से बाहर रहो, और घर से बाहर रहोगे तो एनर्जी कंजम्पशन भी आपका कम रहेगा, आप चुपचाप काम भी करोगे एक्स्ट्रा, और उससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये एम था, एनर्जी एफिशिएंसी, ज़्यादा लॉन्गर वर्किंग। ठीक है, तो ओवरऑल इनका एम ये रहता है, बट इसके कुछ कंसर्न्स भी थे। होता क्या है, इससे एग्रीकल्चर में बड़ा इशू आता है। एग्रीकल्चर में अब होता क्या है भाई, सुबह जैसे खेत में कुछ काम करना रहता है, बताते हैं कि जो ड्यू वगैरह होता है वो जल्दी आ जाता है इसे। ठीक है, 5 बजे,
ऑलराइट, लेकिन आप जल्दी वहाँ पे आप सुबह 6 बजे उठ के आपकी घड़ी में तो 6 बज रहे हैं, बट एक्चुअल में सुबह के 5 है। आप उठ के चले गए वहाँ पे कुछ काम कर दिए। तो जो ड्यू होता है वो काफ़ी अच्छा भी रहता है एग्रीकल्चर के लिए, तो वो कई बार एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी सफ़र करती है। इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। गाय, जो डेयरी इंडस्ट्री है, उसके लिए भी इशू हो जाता है। जो डेयरी फार्मर्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि जो काऊ होती है ना, वो एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे अच्छा मिल्क देती हैं। तो अगर आप घड़ी आगे पीछे कर दिए तो टाइमिंग मिसमैच हो जाता है, फिर काऊ से जो मिल्क आना रहता है वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो एक ये इशू था। सेकेंड इशू बताते हैं कि यार इससे लोग कम सो रहे हैं, जल्दी उड़ जा रहे हैं, लेकिन घड़ी में तो उनको 6 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली तो 5 बज रहा है ना, तो वो जल्दी उड़ जा रहे हैं, देर तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको सोने का टाइम कम हो रहा है, उनकी एफिशिएंसी और वर्क प्लेस पे इंजरीज भी बढ़े आ रही हैं, खासकर माइनिंग वगैरह सेक्टर में। वहाँ पे तो नींद में काम करेंगे तो कैसे काम होगा। तो ये कुछ कुछ इश्यूज थे, बट आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जैसे जैसे मार्च आता है लोग अपनी घड़ी 1 घंटा आगे बढ़ा लेते हैं, और जैसे ही अक्टूबर आता है, अक्टूबर स्टार्टिंग में वो वापस 1 घंटा पीछे कर लेते हैं। ठीक है, तो ये है डे लाइट सेविंग का कॉन्सेप्ट। अब देखो मैंने ये क्यों कराया, ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछ सकता है, मे भी नहीं भी पूछ सकता है, बट हमें यहाँ पे पता होना चाहिए कि सनरेज कहाँ से कहाँ तक जाती हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सन का मूवमेंट है बिटवीन द ट्रॉपिक्स होता है। ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, इक्विनॉक्स, जब सन इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है, एक बार मार्च में, एक बार सितंबर में। ठीक है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, समर सॉलिस्टिस, एंड जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, विंटर सॉलिस्टिस। तो इन चीज़ों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। मूविंग ऑन, पाके टाइगर रिजर्व, यूपीएससी 2017 डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये कहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, सो बेसिकली क्या था, इसको एक और नाम से जाना जाता है और क्वेश्चन भी वैसे ही आया था, बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे। पाखुई टाइगर रिजर्व। तो इसको 2016 में इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड मिला था। क्यों मिला था, बिकॉज यहाँ पे इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम। एक हॉर्नबिल चिड़िया होती है, आपने देखा होगा, एनसीईआरटी की बुक्स भी आपकी हॉर्नबिल के नाम से आती थी। तो उसको सेव करने के लिए इन्होंने हॉर्नबिल नेस्ट एडॉप्शन प्रोग्राम किया था। और ये यहाँ पे आपकी भरेली रिवर होती है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी, जिसको हम कामेंग भी बोलते हैं। भरेली या फिर इसको कामेंग रिवर भी बोलते हैं, यहाँ से इसको बाउंड करती है, बॉर्डर करती है इसको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके पड़ोस में ही यहाँ पे देख रहे हो, ये है आपका पाके, अरुणाचल में पहली चीज़। इसी के बगल में नामेरी है, असम में, नामेरी नेशनल पार्क, असम, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये पूरा आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इट फॉल्स अंडर द ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये भी एक की टर्म है, कीवर्ड है हॉटस्पॉट, रिमेंबर दिस थिंग। ऑलराइट, कुछ फैक्ट से पता होना चाहिए। टाइगर रिजर्व है, रिवर का नाम, आसपास कौन से अदर नेशनल पार्क्स वगैरह हैं। ठीक है, किस टाइप के फॉरेस्ट में अगर ये आएगा तो आप लोग बता सकते हो कि माउंटेन फॉरेस्ट वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, टूवर्ड्स टुंड्रा टाइप हम मूव करते हैं इधर पे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज हजाराज। सो बेसिकली ये एक अफगानिस्तान का एथनिक ग्रुप है, अफगानिस्तान का। रिमेंबर दिस थिंग, कहाँ पे, अफगानिस्तान। ऑलराइट, मैंने पहले भी कराया है। लोग ऐसा मानते हैं कि ये मंगोल एम्पायर, चंगेज खान के वंशज हैं, और इस वजह से वहाँ पे इनको पसंद नहीं किया जाता है। ठीक है, तो थोड़े परसिक्यूटेड भी हैं। तो देख रहे हो कितने क्यूट बच्चे हैं, और लेकिन वहाँ पे उनकी स्टेटस बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, जस्ट बिकॉज कि उनको माना गया कि वो चंगेज खान की वंशज हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हजारास के बारे में। तो लोकेशन अफगानिस्तान, और एथनिक है, एथनिक वहाँ की ग्रुप है एक अफगानिस्तान की, रिमेंबर दिस थिंग। और इनका जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है बहुत अच्छा नहीं है। मैच द फॉलोइंग वगैरह में आपसे पूछ सकते हैं। एक साइड ट्राइब दे दिए, मेजर ट्राइब्स, और यहाँ पे आपका लोकेशन हजारास दे दिए। ठीक है,
बिंदीबू दे दिए। तो ये जो मेजर ट्राइब्स है आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। मूविंग ऑन, यमुना रिवर पोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट। अभी छठ पूजा के दौरान आपको पता ही होगा इस टाइप की इमेजेस आए थे, ये देख रहे हो। छठ में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। यमुना रिवर में खड़ा था और चारों तरफ क्या था, ये फ्रॉथ। इट इज वेरी टॉक्सिक। दिल्ली से कोई नदी बह रही है वो इतनी टॉक्सिक है। बाकी जो बड़े शहर हैं जैसे आपका मिसिसिपी हो गया या फिर और जो बड़े रिवर्स हैं वो साफ सुथरे होते हैं। इतने डेवलप्ड होने के नेशन मतलब सिटीज में होने के बावजूद वो बहुत साफ सुथरे हैं। वेनिस देख लीजिए, प्योर वाटर बॉडीज। इंडिया में दिल्ली नेशंस कैपिटल है, वहां से जो रिवर बह रही है, जो लाइफलाइन है, उसकी ऐसी हालत। ठीक है, तो फ्रॉथ जो होता है इट इज अ साइन ऑफ पोल्यूटेड रिवर्स। ऑलराइट, तो ये फ्रॉथ हो क्यों रहा था? बेसिकली अनट्रीटेड एफ्लुएंट इसमें डाल दे रहे थे, सीवेज डालेंगे, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, तो ये सारी चीजें मिलके फ्रॉथ बनाती हैं। डिटर्जेंट्स वगैरह जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री से है, तो धोबी जो कपड़ा धोते हैं सब इसी में बह रहा है। क्लियर? तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। अब इससे स्टैटिक पोर्शन आप देखो कि यमुना का स्टैटिक हमें पता होना चाहिए, हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। तो यमुना रिवर की ओरिजिन यहां से हो रहा है। कहां से होता है ये? आपका बांदरपुंज पीक होती है यमुनोत्री ग्लेशियर में। यमुनोत्री ग्लेशियर है, कौन सा पीक है? बांदरपुंज। ठीक है, यहां से ओरिजिनेट होती है, उत्तरकाशी से बहते हुए आपका गंगा से मिलती है। कहां से मिल रही है? देखो ये गंगा रिवर ये आ रही है, यमुना ये आ रही है, पैरेललिज्म थोड़े आते हैं। और यहाँ पे प्रयागराज पे संगम बोलते हैं जिसपे, वहां पे इससे मिलती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी? यहां से आपकी चंबल आती है, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, मे बी केन बेतवा का मैंने सीक्वेंस आगे पीछे कर लिया, एक बार आप देख लेना। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ऑलराइट, तो ये अगेन आपका जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया उससे ये रिलेट कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट हम देखेंगे। आई थिंक इतने ही थे इस बार के टॉपिक्स। चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो भी हमने पढ़ा उसके ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पाके टाइगर रिजर्व ऑफन सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। सेकेंड वन इज, consider the following statements regarding daylight saving time. Statement 1 is, it is the system for uniformly advancing clocks so as to extend daylight hours during conventional waking time in summer month. मैंने कीवर्ड्स को यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया आपके आसानी के लिए। Clocks are usually set ahead 1 hour in late March and are set back 1 hour late in September in southern hemisphere. राइट, तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप इसका दोनों का मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओगे। नेक्स्ट विल सी द मेंस क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज, रिवर आर द लाइफ लाइन ऑफ एनी नेशंस ओवरऑल डेवलपमेंट। ये आपको स्टेटमेंट दिया गया है। In this context, discuss the major problem associated with Indian rivers and suggest some measure to resolve it. तो देखो इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बता देता हूं। पहले तो आप बताओगे कि रिवर्स कैसे लाइफलाइन होती है नेशंस के ओवरऑल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो आप स्टार्ट कर सकते हो इंडिया का कि इंडिया इज ब्लेस्ड विथ नंबर ऑफ रिवर्स। ठीक है, वी ट्रीट रिवर एज द गॉडेस, इस टाइप से मेंशन कर सकते हो, कुछ नंबर भी बता सकते हो कि इंडिया में इतने रिवर्स है और ये सारी चीजें। हाउ आर दे लाइफलाइन? 2 लाइन का इंट्रो, हाउ दे आर लाइफलाइन बता दो। एग्रीकल्चर में, ड्रिंकिंग वाटर में, डोमेस्टिक पर्पज में, जहां जहां भी सोशियो इकोनॉमिक मेंशन कर दो यहाँ पे, इन सब के लिए ये लाइफलाइन, इस वजह से इसको लाइफलाइन बोलता है। अब बताओ मेजर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंडियन रिवर्स। इंडियन रिवर्स तो तुरंत आपका क्या जाना चाहिए? मैप।
छोटा सा यहाँ पे बनाओ मैप, ऐसे बॉक्स में डालो। ऑलराइट, अलग अलग भी बना सकते हो। यहाँ पे नॉर्दर्न रिवर्स शो कर दो कि भाई गंगा, चंबल वगैरह, ऐसे ब्रह्मपुत्र दिखा दो। ठीक है, एक साउथ का बना दो रिवर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, 1 2 3 नॉर्दर्न रिवर्स का मेंशन कर दो, सदर्न रिवर्स का मेंशन कर दो। ठीक, और सजेस्ट सम मेजर्स। और अब आप मेजर्स बता दो क्या क्या होना चाहिए। आप यहाँ पे नेशनल गंगा एक्शन प्लान का नाम मेंशन कर सकते हो।